एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स मैजिक। तो जैसे कि हमने बोला था, हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे। तो आज मैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की वीडियो ला चुकी हूँ। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, फॉर एग्जांपल अगर कोई रियल नंबर है और आपको उसकी पोजीशन बतानी है, ठीक है, आपको बताना है कि ये कहाँ लाई करेगा, किस प्लेन में लाई करेगा, तो आप वो फाइंड करते हैं ना, आप उसकी पोजीशन को एक पॉइंट से दिखाते हैं ना, है ना, और उसमें 2 कोऑर्डिनेट भी लिखते हैं। तो जिस प्लेन में आप रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरीके से, है ना, ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, और आप किसी पॉइंट की पोजीशन दिखा रहे हैं, पी पॉइंट की, इसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, तो एक्स क्या शो कर रहा है, ये 0 से इस पी पॉइंट जहाँ पे गिरेगा उसकी डिस्टेंस शो कर रहा है कि पी पॉइंट एक्स एक्सिस में कितना दूर है ओरिजिन से, और ये जो वाई है वो ये शो कर रहा है कि वाई एक्सिस में ये कितना दूर है ओरिजिन से, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ अ रियल नंबर, कोई भी एक रियल नंबर। बट अगर बात की जाए कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को भी ऐसे रिप्रेजेंट करा जा सकता है, क्योंकि हम ये रियल नंबर को एक्सप्लेन कर रहे हैं, है ना, ये रिप्रेजेंट किया है, ये रियल नंबर है। तो आप इस प्लेन का नाम बोल सकते हैं रियल प्लेन, इस प्लेन को बोलेंगे रियल प्लेन, क्योंकि आपने एक रियल नंबर को यहाँ पे शो किया है, रिप्रेजेंट किया है। बट इफ़ यू हैव एन कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, इफ़ यू हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट दैट, ओके। तो सिमिलर मैनर में आप कॉम्प्लेक्स नंबर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जिस प्लेन में, ठीक है, आप कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, वो प्लेन आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन कहलाता है, ठीक है। जिस प्लेन में आप कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं वो प्लेन कॉम्प्लेक्स प्लेन कहलाता है, जिसे हम गॉसियन प्लेन के नाम से भी जान सकते हैं, है ना, गॉसियन प्लेन भी कह सकते हैं, आर्गन प्लेन भी कह सकते हैं, और आर्गन प्लेन भी कह सकते हैं। तो जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी एक्सिस पर, तो वहाँ पे 3 टाइप के प्लेन बन रहे हैं, आपने देखा, कॉम्प्लेक्स प्लेन, गॉसियन प्लेन और आर्गन प्लेन। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो उस प्लेन में जो भी रिप्रेजेंटेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर का किया जा सकता है। जैसे अब ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट आपका अब ये रियल नंबर नहीं है, ये अब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये आपका रियल नंबर नहीं है। रियल नंबर होता तो ये लाइक ऐसे होता a + b, है ना, इस फॉर्म में, और क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका जो सिंबल होगा वो होगा x + i/y, ठीक है। तो इसको x जो है वो ऑरिजिन से वही डिस्टेंस बता रहा है कि ये पॉइंट ऑरिजिन से कितना दूर है, और y बता रहा है कि ये y एक्सिस में कितना दूर है ऑरिजिन से। और क्योंकि ये कुछ एंगल टर्न किया है यहाँ पॉइंट पे, तो ये इसका स्लोप भी बताया जा सकता है यहाँ से कि कितना ये मूव कर गया है ऊपर की साइड, ये पॉइंट यहाँ से कितना शिफ्ट हुआ है एक्स एक्सिस से। तो वो हम इस एंगल की मदद से, जिसे हम स्लोप कहते हैं, उसकी मदद से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो एंगल टर्न हुआ है इनिशियल से, यही हमारा आर्ग्यूमेंट कहलाता है, इसे हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो मॉडुलस तो पता ही है आपको, मॉडुलस क्या है, लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट। ये जो लाइन सेगमेंट की आप लेंथ निकालेंगे यही मॉडुलस होता है। पीछे हमने मॉडुलस निकालना देखा था ना, तो यही मॉडुलस है, ठीक है। तो ओपी क्या है आपका, ओपी मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि आपका है z, ठीक है, उसका ये क्या है, ओपी मॉडुलस है।
और अगर हम बात करें आर्ग्यूमेंट की, तो ये जो थीटा है दैट इज़ द आर्ग्यूमेंट, और इसे हम एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, है ना। अब ये होता क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड होता क्या है, तो हम लिख सकते हैं एंगल, है ना, ओपी मेक्स with positive direction of x-axis in anti-clockwise direction, anti-clockwise। बात समझ में आई? जो एंगल टर्न किया इस ओपी ने, ठीक है, एक्स एक्सिस से कहाँ, पीछे की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक ऐसे रोटेट करती है, हमें ऐसे जाना है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो उसे हम बोलेंगे, उस एंगल को हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट। और आर्ग्यूमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है आर्ग्यूमेंट और जेड लिख के, और ओपी जो है मॉडुलस, इसको तो आपको पता है, मॉड जेड लिख देते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। अब अगर ये आर्ग्यूमेंट निकालना है, मॉडुलस निकालना तो आता है, मॉडुलस होता है √x² + y², ठीक है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। बट अगर आर्ग्यूमेंट निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, तो आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, tan थीटा लगाते हैं, स्लोप फाइंड करते हैं। स्लोप क्या होता है आपका, tan थीटा, स्लोप फाइंड करेंगे। तो tan थीटा, अगर इस डायग्राम में tan थीटा निकालोगे तो ये क्या होगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये होगा परपेंडिकुलर, इसको नाम दे दिया हमने m। तो PM हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो गया OM। तो PM/OM ये क्या हो गया आपका, tan थीटा, स्लोप हो गया। तो हम tan थीटा इक्वल्स, ये हो जाएगा y और ये है x। PM कितना है, y है, और PX कितना, OM कितना है, x है। तो इतना हो गया। तो यहाँ से tan थीटा y/x आ रहा है, तो थीटा कितना आ जाएगा, tan इनवर्स y/x। ये जो हमारा आर्ग्यूमेंट आता है, ठीक है, इसकी कई सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं, अब है ना, इट हैज़ इनफाइनाइट वैल्यूज़। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, थीटा इक्वल्स tan इनवर्स y क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, और x क्या है, रियल पार्ट ऑफ z। तो हम इस तरीके से थीटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z। अब इससे अगर आगे हम बात करते हैं तो इसकी थीटा की कई सारी वैल्यूज़ हो सकती है। तो जो भी वैल्यू आपको -π से पाई के बीच में मिलती है, जो भी वैल्यू -π से पाई के बीच में मिलती है, ठीक है, मतलब -π से लेके पाई के इक्वल हो सकती है, इसके इक्वल नहीं होगी, -π से बड़ी और पाई के बराबर या इक्वल। ये वैल्यू को, इस थीटा की वैल्यू को प्रिंसिपल वैल्यू बोला जाता है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड, या फिर सिंपली आप इसे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कह सकते हैं, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता है, तो थीटा इज कॉल्ड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, है ना। इफ थीटा लाइज बिटवीन -π to π, ठीक है, तो यूनिक वैल्यू, देन यूनिक वैल्यू, द यूनिक वैल्यू, जो भी यूनिक वैल्यू होगी थीटा की, वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होगा, उसे हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कहेंगे, ठीक है। थीटा की यूनिक वैल्यू मिलेगी तो वो थीटा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता है, ठीक है। ये बात समझ में आई, ये पूरी थ्योरी पार्ट समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हुए, आगे जो है आर्ग्यूमेंट फाइंड करना अलग अलग प्लेन्स में देखते हैं, ठीक है, अलग अलग प्लेन्स में देखते हैं। जैसे अगर आपका अलग अलग मतलब हो गया क्वाड्रेंट्स, है ना, अब सब क्वाड्रेंट में एक जैसी वैल्यू नहीं होगी थीटा की, अलग अलग वैल्यू होगी। अगर ये थीटा यहाँ ना बन के इधर बने, ठीक है, तो भी तो हम निकाल सकते हैं ना, अगर यहाँ ना बन के इस क्वाड्रेंट में बने,
तो क्या होगी वैल्यू, तो वही अब निकालना देखते हैं। तो आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो ये हमने क्या रिप्रेजेंट किया, जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन था। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसा रिप्रेजेंटेशन है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, है ना। ये हो गया ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन 3 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो अभी हमने एक तरीके से पढ़ लिया है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब हम उससे आगे जो है वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन और पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म जिसे कहते हैं, ठीक है, तो उसमें भी रिप्रेजेंट करना देखेंगे। अभी ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन था। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। ऑल राइट, तो चलिए अब आर्ग्यूमेंट निकालना सीखते हैं। रिप्रेजेंट समझ में आया, रिप्रेजेंटेशन। अब आता है आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट में कुछ नहीं है, बस आपको ये जो मैं बना रही हूँ यहाँ पे ये याद होना चाहिए। हाँ, याद होना चाहिए, बिकॉज आप और कोई तरीका नहीं, ठीक है। समझने के बाद भी आपको ये लर्न करना पड़ेगा। तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस वर्क एज रियल एक्सिस, है ना, वही तो कॉम्प्लेक्स प्लेन है। ये रियल एक्सिस है ना, और ये इमेजिनरी एक्सिस होती है। वाई एक्सिस को हम इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं, है ना। तो हमने क्या किया, मैं बता रही हूँ कि अगर थीटा इस वाले प्लेन में बनेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से, यहाँ पे शॉर्ट डायग्राम बनाऊंगी। पहला, अगर जो थीटा है वो इस तरीके से बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो जब थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा तो आपका जो थीटा है वो अल्फा के बराबर होगा। अब ये सब समझ में आ जाएगा थोड़ी देर, है ना। एक्स की वैल्यू आप पता कैसे करेंगे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी और y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है, एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और जब आपको पता चल गया कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो आप यहाँ से जो भी अल्फ़ा निकालेंगे वो थीटा की वैल्यू हो जाएगी, आर्ग्यूमेंट के बराबर हो जाएगा। अल्फ़ा जो है वो हमारा क्या होगा, कहाँ से निकालेंगे, tan इनवर्स y बाय एक्स का मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z। तो फर्स्ट जो हम आर्ग्यूमेंट निकालेंगे वो अल्फ़ा निकालेंगे, फिर हम क्वाड्रेंट चेक करते हैं कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, देन हम थीटा के इक्वल रखेंगे, ठीक है, फिर हमारा आर्ग्यूमेंट निकल के आएगा। उसके बाद हम क्या, अगर थीटा इस तरीके से है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब थीटा आपका कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ऐसे, है ना, और ये आपका ये है अल्फ़ा, ठीक है, ये अल्फ़ा निकाला आपने, ठीक है, अल्फ़ा फाइंड किया, ठीक है। लिख, तो आपको थीटा फाइंड करना है, तो थीटा तो ये होता है, थीटा क्या है, आर्ग्यूमेंट, क्योंकि कहाँ से होता है, आर्ग्यूमेंट कहाँ से निकालते हैं, फ्रॉम एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनता है वो आपका थीटा है। तो ये वाला आपका थीटा हो गया, है ना। लेकिन जब हम फॉर्मूला लगाएंगे ना ये tan इनवर्स वाला, तो आपका ये आएगा, अल्फ़ा आएगा, ये वाला एंगल आएगा। तो आप इस पूरे को निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हाँ, ये पूरा क्या है, पाई, तो पाई में से आप अल्फ़ा माइनस कर देंगे, ये वाला माइनस कर देंगे, पूरे में से पाई में से अल्फ़ा माइनस कर देंगे, तो ये थीटा माइनस पाई रह गया, पाई माइनस अल्फ़ा रह गया ना, थीटा क्या आ गया, पाई माइनस अल्फ़ा। तो जब आपके सेकेंड क्वाड्रेंट में है कोई चीज़, है ना, तो आप कैसे पता करेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में, पहली बात तो कि x जो होना चाहिए वो लेस देन 0 आएगा और y जो है वो ग्रेटर देन 0 आएगा, तो आपको पता चल जाएगा ये सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो फिर आप क्या निकालेंगे, अल्फ़ा फाइंड करेंगे, अल्फ़ा वही है tan इनवर्स y बाय एक्स, ठीक है, लेकिन ये अल्फ़ा आया है, अल्फ़ा जो कि ये एंगल है, ठीक है, लेकिन आपको तो थीटा निकालना है ना, आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए आप क्या कर देंगे, पाई माइनस अल्फ़ा कर दें, ठीक है।
ये बात समझ में आई। अब जब आप थर्ड क्वाड्रेंट बनाएंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप जो है वो इस तरीके से लेंगे, ये है ना, मतलब आपका जो अल्फ़ा है वो ये बन रहा है, ये अल्फ़ा है, ठीक है। लेकिन फिर से आपको तो वो एंगल चाहिए जो पॉजिटिव डायरेक्शन में ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल हो, वो आपका क्या होता है, थीटा होता है। तो आपने ये एंगल तो आपको ये पूरा लेना था, है ना, बट आप ये लेंगे। तो जब आप ये लेंगे तो पाई माइनस अल्फ़ा कर रहे थे, अब माइनस पाई हो जाएगा क्योंकि नीचे की तरफ हो गया। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा तो हम ऑलरेडी इस साइन को नेगेटिव कर देंगे, तो हम इस साइन को उल्टा कर देंगे, जो भी एंगल होगा उसको ऑपोजिट बना देंगे, तो ये माइनस पाई माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। अगर इसमें हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो जब हम नीचे की तरफ लेंगे तो इधर माइनस नहीं हो जाएगा, तो ये उल्टा हो गया ना थीटा का, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एंटी क्लॉकवाइज में पाई माइनस अल्फ़ा था, तो क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा, माइनस पाई माइनस अल्फ़ा, ठीक है। तो ये किस तरीके से आंसर आएगा आपका इस क्वाड्रेंट में देखें तो x की वैल्यू आप क्या करेंगे, x की वैल्यू कैसे पता करेंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट है, x भी लेस देन 0 और y भी लेस देन 0, दोनों ही लेस देन 0 आएगा, तो अल्फ़ा की तो वैल्यू यही रहने वाली है, लेकिन थीटा क्या हो जाएगा, माइनस पाई माइनस अल्फ़ा, ठीक है। अब अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है तो जो भी आपका अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा था पहले, ये अब ऐसे लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, एंड क्लॉकवाइज हो गया ना, तो माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो पता कैसे करेंगे, तो x की तो वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी, बट y की वैल्यू लेस देन 0 आएगी। x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी, y की लेस देन 0 आएगी, तो यहाँ से थीटा जो है वो माइनस अल्फ़ा के बराबर आ जाए। ये बात समझ में आई आपको, है ना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और यही चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो थीटा अल्फ़ा के बराबर, सेकंड में लाई करेगा तो पाई माइनस अल्फ़ा के बराबर, थर्ड में लाई करेगा तो माइनस पाई माइनस अल्फ़ा, और फोर्थ में लाई करेगा तो माइनस अल्फ़ा के, ठीक है। अब चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो देखिए ये क्वेश्चन है और बोला है कि आपको मॉडुलस निकालना है, मॉड्यूलस निकालना है और आपको आर्ग्यूमेंट निकालना है, दोनों चीज़ें आपको फाइंड करनी है, मॉडुलस फाइंड करना है और आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है। और ये आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम मॉडुलस निकालते हैं, ओके। तो पहले हम इसका मॉडुलस लेते हैं, तो मॉड z इक्वल्स अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर, सो इट विल बी अंडर रूट 1 प्लस 3 अंडर रूट 4, तो मॉड z आ गया आपका 2, मॉडुलस आ गया। अब आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट पता है आपको कैसे निकालना है, पहले आप tan अल्फ़ा निकालेंगे, tan अल्फ़ा निकालेंगे, ठीक है, tan अल्फ़ा। तो tan अल्फ़ा निकालेंगे तो ये आता है आपका इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट है आपका इस क्वेश्चन में, देखिए इमेजिनरी पार्ट क्या है, रूट 3, और रियल पार्ट क्या है, 1, तो ये tan अल्फ़ा जो है वो इक्वल आ गया रूट 3 के। अब आपको ये पता होगा कि tan में रूट 3 किसकी वैल्यू होती है, tan की फंक्शन में रूट 3 की वैल्यू किस एंगल पे होती है, तो पीछे ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ाई है, जाकर ज़रा उसे देखिए तो आपको पता चलेगा किस तरीके से हम ये फाइंड कर सकते हैं ना। तो tan रूट 3 की वैल्यू किस पे होती है, पाई बाय 3 पे होती है, ठीक है। तो यहाँ से अल्फ़ा जो है वो आपका पाई बाय 3 आ जाएगा। तो आपने ये निकाला अल्फ़ा, बट आपका ये आर्ग्यूमेंट नहीं है, अल्फ़ा है ये, आर्ग्यूमेंट नहीं। तो आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो सिंस आपका रियल पार्ट जो है वो भी ग्रेटर देन 0 है ना, 1 है, 1 0 से बड़ा होता है, और जो इमेजिनरी पार्ट है रूट 3 वो भी ग्रेटर देन 0 है कि नहीं, है ना। तो दोनों ही 0 से बड़े हैं,
इस वजह से ये जो पॉइंट है वो लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और सिंस ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, देयरफॉर क्या जो थीटा है वो अल्फा के बराबर हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू π/3। ये आपका आर्ग्यूमेंट है ना। देन आर्ग्यूमेंट क्या हो गया, ये हो गया π/3। समझ में आया होगा कैसे निकालना है, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखते हैं एक और एग्जाम्पल, जिसे लिखा है -2 + 2i√3, ठीक है। तो आप पहले इसका मॉडुलस निकाल लीजिए, क्योंकि बोला हुआ है निकालने के लिए। तो √-2 का स्क्वायर करेंगे और जो इमेजनरी पार्ट है उसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका √2 2 = 4 + 2 2 = 4 3 = 12, इट विल बी 16। तो mod z आ गया आपका 4, तो ये mod z आ गया। अब आपको निकालना है आर्ग्यूमेंट, तो उसके लिए tan अल्फ़ा इक्वल्स इमेजनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। तो इमेजनरी वैल्यू है आपकी 2√3, ध्यान से देखिए, इमेजनरी वैल्यू क्या है 2√3 और रियल वैल्यू क्या है -2। रियल क्या है -2, पर इसे हम ना मॉड में लेते हैं, कहने का मतलब इसकी पॉजिटिव वैल्यू ही लेते हैं। तो tan अल्फ़ा आपका पॉजिटिव ही आने वाला है, क्या आने वाला है, पॉजिटिव। तो tan अल्फ़ा आ गया आपका √3, ठीक है। पॉजिटिव लेते हैं हमेशा, ऑलवेज, तो पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आएगी π/3। अब हमें देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, विच क्वाड्रेंट द पॉइंट बिलोंग्स टू, है ना। तो किस क्वाड्रेंट से बिलोंग कर रहा है ये पॉइंट, ये देखने के लिए हमने क्या किया, ये देखा कि इसका जो रियल पार्ट है -2 वो तो <0 है, और जो इमेजनरी पार्ट है 2√3 वो <0 है। तो ऐसा केस किस केस में होता है, ऐसा पीछे पलटिए और अपना ज़रा आर्ग्यूमेंट को देखिए। तो ऐसा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, जहाँ पे जो वैल्यू है रियल पार्ट की वो <0 आती है और इमेजनरी पार्ट की <0 आती है। तो पॉइंट लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। तो जो भी आपका पॉइंट है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, z की आर्ग्यूमेंट की वैल्यू हो जाएगी π-अल्फ़ा। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो आर्ग्यूमेंट होता है वो π-अल्फ़ा, मतलब थीटा इक्वल्स π-अल्फ़ा। तो यहाँ से π-अल्फ़ा की वैल्यू है π/3, तो इट विल बी 2π/3। तो ये आपका आर्ग्यूमेंट आ गया आंसर। बात समझ में आई किस तरीके से आपको करना है ये, है ना। तो आपको सबसे पहले tan अल्फ़ा निकालना है। अल्फ़ा निकालने के बाद आपको ये चेक करना है किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और जब पता चल जाए कि इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो थीटा की वैल्यू आपको उसी क्वाड्रेंट के हिसाब से पुट करनी है, ठीक है। आपको डायरेक्ट लर्न करना होगा, ठीक है। मैंने निकालना भी बता दिया आपको, बट आपको डायरेक्टली लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके लिए 2 क्वेश्चन इन होमवर्क, तो ये आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं, नोट दैम डाउन। -√3 - iota and second question is 2√3 - 2 iota। सिमिलर वे में करने हैं आप, ऑलराइट। तो तब तक के लिए गुड बाय गाइस।